अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है राइबोसोम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में मोर दैन 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मौजूद हैं और उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, मसल्स हैं, हीमोग्लोबिन है, हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर हैं और इसके अलावा भी बेशुमार प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में मौजूद हैं। और इन सब को सिंथेसाइज करने वाला एक ही ऑर्गेनेली है जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम जो हैं ये ऐसे सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। अगर हम राइबोसोम के वर्ड के ऊपर गौर करें तो राइबो का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और सोम कहते हैं बॉडी को। ऐसे बॉडीज़, ऐसे पार्टिकल जो आरएनए से बने हों उन्हें राइबोसोम बोला जाता है। प्लेडी ने इन्हें फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर किया और राइबोसोम जो हैं इन्हें हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहते हैं बिकॉज कि ये दो चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। नंबर वन, राइबो से मुराद है, राइबो न्यूक्लियो से मुराद है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मुराद है प्रोटीन। तो इनमें दो ही चीज़ें होती हैं, या आरएनए राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन पाई जाती है। कहाँ पाए जाते हैं? ये सेल के अंदर। अब इनकी दो फॉर्म्स हैं। ये मैंने एक सेल लिया हुआ है और इस सेल में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है, न्यूक्लियोलस है, उसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो राइबोसोम जो हैं इनकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक इसकी फ्री स्टेट है, वो वैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो RER के साथ अटैच होती है, यानी वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो चैनल्स हैं जिन्हें सिस्टर्नी बोला जाता है उनके साथ अटैच होते हैं। ये जो राइबोसोम्स हैं ख़ास तौर पर उन सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं जो हमारे लिए प्रोटीन तैयार करते हैं, जैसे ग्लैंड्स के सेल्स हैं या हमारे लिवर के सेल्स हैं जहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, या हमारे मसल सेल्स हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो ऐसे सेल जिनमें प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होती वहाँ पर इनकी मिकदार जो है वो कम होती है। अब अगर हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर को देखें तो राइबोसोम जो है ये दो सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है। एक इसका लार्जर सब यूनिट होता है और एक इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है। लार्जर सब यूनिट जो है और स्मॉलर सब यूनिट जो है इनकी केमिकल कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है, उसको समझने के लिए हमारे पास सेल टाइप है, लार्जर सब यूनिट का साइज़ है, स्मॉलर सब यूनिट का साइज़ है और एज ए होल जो सेल राइबोसोम है उसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। लार्जर सब यूनिट जो प्रोकैरियोटिक सेल का होता है वो 50S का होता है। S मीन स्वेडबर्ग, ये यूनिट है, नॉन SI यूनिट है जो थियोडोर स्वेडबर्ग के नाम पर जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसकी बिना के ऊपर रखा गया है। ये एक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है जिसका मैं अभी ठहर के थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूँ। लार्जर सब यूनिट 50S है, स्मॉलर सब यूनिट 30S है और एज ए होल जो है ये 70S होता है। इसी तरीके से अगर आप यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो उसका लार्जर सब यूनिट 60S होता है, स्मॉलर सब यूनिट 40S होता है और एज ए होल इंटैक्ट फॉर्म में दोनों यूनिट जो हैं वो 80S बनाते हैं। वैसे तो जब ये सेल राइबोसोम वर्किंग हालत में नहीं होता तो इसके दोनों यूनिट जो हैं वो सेपरेट होते हैं, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है तो दोनों यूनिट को आपस में मैग्नीशियम आयंस की मदद से जोड़ दिया जाता है और ये फिर अपनी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसके केमिकल कंपोजिशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम में। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है उसके दो सब यूनिट हैं, एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है। जो लार्जर सब यूनिट होता है इसमें 49 प्रोटीन्स होती हैं।
इसमें भी आगे वेरी करती हैं जो प्रोटीन्स की मिकदार हैं, कभी इसमें 50 का भी जिक्र आया हुआ है, कहीं पे 46 प्रोटीन का भी जिक्र आया हुआ है, तो मैंने 49 प्रोटीन जो है वो यहाँ पे मेंशन की हैं। इसके अलावा इसमें 3 तरह के राइबोसोमल आरएनए मौजूद होते हैं। एक राइबोसोमल है 5S राइबोसोमल आरएनए, इसमें 120 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आरएनए के। दूसरा जो राइबोसोमल आरएनए है वो 28S होता है, इसमें 4718 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। तीसरा जो राइबोसोमल आरएनए है जो लार्जर सब यूनिट में पाया जाता है वो 5.8S स्वेडबर्ग यूनिट का है, उसमें 160 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं आरएनए के और उसमें साथ मिलाई जाती हैं 49 टाइप्स की प्रोटीन, तो उससे हमारे पास एक लार्जर सब यूनिट जो है वो तैयार हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो उसमें 33 प्रोटीन्स होती हैं और उसमें एक ही आरएनए होता है जो कि 18S वाला होता है और इसमें 1874 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इस तरीके से यूकैरियोटिक राइबोसोम की मैंने केमिकल कंपोजिशन, प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए के हवाले से आपको बता दी है। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये सारे आरएनए जो हैं ये राइबोसोमल आरएनए हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, बल्कि बैक्टीरिया के अलावा यही राइबोसोम जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मौजूद होते हैं। ये जो हैं इनमें जो लार्जर सब यूनिट होता है उसमें 31 प्रोटीन्स होती हैं और 3 आरएनएज होते हैं। एक आरएनए 23S होता है जिसमें 2904 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। दूसरा जो आरएनए है राइबोसोमल आरएनए वो 5S का होता है, उसमें 120 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये 31 प्रोटीन्स और ये आरएनए मिलकर लार्जर सब यूनिट बनाएंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का। इसी तरीके से जो स्मॉलर सब यूनिट है प्रोकैरियोटिक सेल का, उसमें 21 प्रोटीन्स होंगी और 16S का राइबोसोमल आरएनए होगा जिसमें 1542 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो इस तरीके से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का यूनिट तो तकरीबन सेम होते हैं लेकिन उनकी केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा सा बुनियादी तौर पर फ़र्क होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बच्चे जो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे तुलबा और उस्ताद इकराम, वो ये है कि वो इसको ऐड करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का लार्जर सब यूनिट है 50S, स्मॉलर यूनिट है 30S, दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो कहते हैं ये तो 80S बन रहा है, आप 70S बना रहे हैं। इसी तरीके से यूकैरियोटिक राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट 60S है, स्मॉलर सब यूनिट 40S है। जब उसको ज्वाइन करते हैं तो वो 80S बन जाता है, बना रहे हैं, जबकि एक्चुअल जो है ये 100S होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हमने एडिशन नहीं करना, यहाँ पर राइबोसोम ऐड नहीं हो रहे, बल्कि ये जो एक यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने अभी आपको जिक्र किया है स्वेडबर्ग यूनिट, ये हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कोएफिशिएंट के तौर पर। मैंने प्रीवियसली लेक्चर एक दिया है सेल्फ फ्रैक्शनेशन के ऊपर, वो ज़रूर स्टडी कीजिएगा, देखिएगा, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो एनी हाउ मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम सेल को स्टडी करना चाहते हैं या सेल के ऑर्गेनेलिस को स्टडी करते हैं तो हम एक प्रोसेस में से गुजरते हैं जिसे सेल्फ फ्रैक्शनेशन कहते हैं। सेल्फ फ्रैक्शनेशन में हम एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज, और छोटे पार्टिकल्स, छोटे ऑर्गेनेली जैसे कि राइबोसोम्स वगैरह के लिए हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो फ्लूइड होता है, सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, उनको वेरी हाई स्पीड के ऊपर काफ़ी टाइम के लिए स्पिन किया जाता है, घुमाया जाता है। अब उसमें जो फ्लूइड इस्तेमाल होता है उस फ्लूइड की डेंसिटी होती है, और इसी तरीके से जो राइबोसोम हैं उनके अंदर प्रोटीन्स और आरएनए की वजह से भी एक डेंसिटी जो है वो बन जाती है। जहाँ पर दोनों की डेंसिटी मैच कर जाती है वहाँ पर वो जो सब्सटेंस है वो फ्लोट करता है या सिंक करता है। उसकी बना के ऊपर हम इनका यूनिट रखते हैं, ना कि हम इनको ऐड करके, क्योंकि हम इनको ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज में से गुजारा। जब मैंने सेंट्रीफ्यूज में से गुजारा तो जो इंटैक्ट राइबोसोम था, यानी उसमें लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट मिले हुए थे,
वो मुझे इसके अंदर बॉटम के अंदर मिले 70S। यहाँ पर उसकी जो डेंसिटी है वो फ्लूइड की डेंसिटी के साथ मैच कर रही है और यहाँ पर 70S आपको मिलेगा बॉटम पर। अगर दोनों यूनिट सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, तो जो 50S वाला राइबोसोमल सब यूनिट होगा वो मुझे सेंटर में फ्लोट करता हुआ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी डेंसिटी सॉल्यूशन की डेंसिटी से मैच कर गई है। इसी तरीके से जो 30S वाला राइबोसोम है वो मुझे यहाँ पर फ्लोट करता हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी डेंसिटी मैच कर गई है। तो यहाँ पर देखें, ये छोटा राइबोसोम का यूनिट 30S पे फ्लोट कर रहा है, बड़ा थोड़ा सा नीचे 50S पे फ्लोट कर रहा है, और अगर ये दोनों मिले हुए हों, इंटैक्ट फॉर्म में हों, तो वो 70S पर फ्लोट कर रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको ऐड कर देंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनके मोलेकुलर वेट की बना के ऊपर, उनमें RNA और प्रोटीन की मिकदार के ऊपर उनकी जो डेंसिटी होती है उसकी बना के ऊपर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ना कि उसको ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज से गुजारते हैं, तो जो उसकी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर वो फ्लोटिंग है लिक्विड के अंदर, जो 80S वाला होगा वो बॉटम के ऊपर हमें फ्लोट करता हुआ मिलेगा, जो 60S वाला है वो हमें सेंटर में सिंक करता हुआ मिलता है, और 40S वाला जो है वो टॉप के ऊपर जो है वो हमें फ्लोट करता हुआ मिलता है, क्योंकि उनकी जो डेंसिटीज़ हैं वो उनके साथ मैच कर जाती हैं। तो इस तरीके से आई होप कि ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट स्वेडबर्ग भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया है, इसकी केमिकल कंपोजिशन को स्टडी कर लिया। अब उसके आते हैं फंक्शन की तरफ। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया है कि राइबोसोम जो हैं ये प्रोटीन बनाते हैं, ये हमारे नेल्स बनाते हैं, हमारे बाल बनाते हैं, हमारी गोश्त, हमारा ब्लड, हमारी प्रोटीन, हमारे एंजाइम, हमारी एंटीबॉडीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है ये सिंथेसाइज करते हैं, और ये सेल में हज़ारों की तादाद में मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पर लिवर के सेल या वो सेल जहाँ पर प्रोटीन से तैयार हो रही होती है। प्रोटीन की तैयारी का मरहला जो है वो स्टार्ट होता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में DNA मौजूद होता है, DNA से इंफॉर्मेशन ली जाती है, उसे कॉपी करके मैसेंजर RNA बनाया जाता है। मैसेंजर RNA जो है वो फिर साइटोप्लाज्म में आ जाता है राइबोसोम के पास, और फिर मैसेंजर RNA के ऊपर लिखी हुई इंफॉर्मेशन को राइबोसोम जो है पढ़ते हैं, रीड करते हैं, और एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन, उसके ज़रिए इसको सिंथेसाइज करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये एक रेड कलर का आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, ये मैसेंजर RNA है। मैसेंजर RNA के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की एक ख़ास सीक्वेंस लगी होती है, स्टार्ट कोडान होते हैं, स्टॉप कोडान होते हैं, जीन को कॉपी किया होता है, जो DNA से इंफॉर्मेशन आ रही होती है। फॉर एग्जांपल आपका नेल तैयार होना है, या बाल तैयार होना है, या ब्लड तैयार होना है, तो राइबोसोम जो है उसके दोनों यूनिट जो हैं स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट एक दूसरे के पास आ जाते हैं, मैग्नीशियम आयन की मदद से ये बाइंड करते हैं, और ये अपने आप को मैसेंजर RNA के ऊपर अटैच कर लेते हैं। मैसेंजर RNA के ऊपर लिखी हुई इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक कोड को ये पढ़ते हैं, और उसके मुताबिक फिर ये प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज करने के बाद फिर वो दोबारा अलग-अलग हो जाते हैं, और जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है, अगर एक ही मैसेंजर RNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जो हैं वो अटैच होकर प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हों, उस स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम जो है वो बोलते हैं। तो इस तरीके से राइबोसोम जो हैं दे आर फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हर तरह की प्रोटीन बनाने के ये माहिर होते हैं और हमारे लिए प्रोटीन तैयार करते हैं। अब अगर ये जो हैं प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, तो ये कहाँ पर तैयार होते हैं? तो न्यूक्लियोलस जो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है वाला एक ऑर्गेनेली है, वहाँ पर ये न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम के यूनिट असेंबल होते हैं। अब अगर आप देखें तो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको एक डार्क स्पॉट नज़र आ रहा है, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके दो रीजन होते हैं, एक सेंट्रल फिब्रल एरिया होता है और एक ग्रैनुलर एरिया होता है पेरिफेरल। तो वहाँ पर इसके RNA की मदद से और DNA, राइबोसोमल DNA की मदद से इनके यूनिट तैयार होते हैं, जिसमें लार्जर सब यूनिट हैं, स्मॉलर यूनिट हैं, फिर उनको असेंबल किया जाता है। वहाँ से फिर उनको न्यूक्लियर पोर के ज़रिए जो है वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर फिर वो आकर या तो RER के साथ अटैच हो जाते हैं, या साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं, और वहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से आज हमने राइबोसोम और उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया है। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।